Hello everyone, welcome to the grade 10th fourth chapter of geography, that is agriculture. इसके पहले हमने फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर रिसोर्सेज एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लिया है। और बेसिकली जैसे हमने बात करी थी कि ग्रेड 10 इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज एंड देयर मैनेजमेंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्रीकल्चर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स विच वी रिक्वायर। ठीक है, खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इंडिया एक ऐसा देश है जो कम्प्लीटली नहीं कह सकते, बट मोस्ट ऑफ द थिंग इज हम हमारे प्राइमरी सेक्टर यानी कि हमारे एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, हम प्राइमरी सेक्टर या एग्रो बेस्ड कंट्री हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर बेसिकली हमें ना खाली फूड क्रॉप देता है, बट वो हमें एक लाइक अगर हम कहें कि हमारी डिपेंडेंसी जो एग्रीकल्चर पे है वो डिफाइन अगर हम करें तो एग्रीकल्चर से हमें ऑक्यूपेशन भी मिल जाता है, यानी कि मज़दूरों को खेत में काम करके पैसे कमा लेते हैं, फूड ग्रेन्स हम उससे ले लेते हैं, प्लस इंडस्ट्रियल इनपुट्स। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल इनपुट्स की बात करें तो बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो हम देखते हैं वो हम यूटिलाइज करते हैं और उसी को आगे हम और भेजते भी हैं मार्केट में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इंडिया कम्प्लीटली पार्शली हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। हमारा प्राइमरी सेक्टर हमारा सेकेंडरी और टर्शरी या सर्विस सेक्टर को डिफाइन करता है। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में आपको देखना क्या है, पहले तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग समझनी है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बाद कुछ मेजर फूड क्रॉप्स दिए हैं विच आर ग्रेन्स और नॉन ग्रेन क्रॉप्स, उनके बारे में समझना है और थोड़ा बहुत उनको मैनेज कैसे करना या उनसे हम क्या क्या चीज़ें और प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें देखना। ठीक है, पहले टाइप्स ऑफ फार्मिंग समझते हैं। इंडिया आपको पता है कि एग्रीकल्चरली हम बहुत ही पहले से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करते आ रहे हैं। इफ़ यू लुक एट इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहाँ से जो रिमेन्स मिलते हैं वहाँ से हमें ये समझ आता है कि हाँ, हम उस टाइम पे भी क्रॉप्स ग्रो करते थे। ठीक है, कल्टीवेशन मेथडोलॉजी उस टाइम पे थोड़ी उस टाइम के फिज़िकल और एनवायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंडेंट थी। अभी हम टेक्नोलॉजिकली और जो हमारा सोशल कल्चरल प्रैक्टिस है उस पे डिपेंडेंट है। हमारे आजू बाजू जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हो रहे हैं उसको यूटिलाइज करके आज हम कर रहे हैं, बट पहले से हम एग्रीकल्चर को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। ठीक है, तो बेसिकली जिस तरीके से हम उनमें चेंजेस ला रहे हैं या जो होता आ रहा था उसके बेसिस पे अगर बात करें तो तीन अलग अलग टाइप ऑफ फार्मिंग है: प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्मिंग। तीनों को इंडिविजुअली समझेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव, इंटेंसिव एंड कमर्शियल फार्मिंग, ये तीन टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं जो आज भी हम कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग को समझते हैं। देखो, प्रिमिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? पुराने ज़माने में जो प्रैक्टिसेस होती थी, प्रिमिटिव यानी ओल्ड एज प्रैक्टिसेस जो हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप समझो कि एग्रीकल्चर में ऐसी क्या प्रिमिटिव प्रैक्टिसेस हम करते थे। तो एग्रीकल्चर में पहले हम छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड में वही पुराने हल चलाना, मेथड ऑफ इरिगेशन मोस्टली हम रेनफॉल पे डिपेंड करते थे, या अगर हम रिवर्स की बात करें तो रिवर चैनल्स में से जो हम पानी ले पाते थे नदी के नज़दीक जो होता था खेत, वहाँ पे हम कर पाते थे। प्लस मोस्टली हम मॉनसून और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे ही काम करते थे। हम उस टाइम पे इतने मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स पे वर्क नहीं करते थे। ठीक है, और जैसी जैसी एनवायरमेंटल कंडीशन होती थी उस तरीके से हम क्रॉप ग्रो करते थे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। पुराने ज़माने में जो पुराने हल और अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की बात करें तो उस तरीके से जो यूज़ होते थे, कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस, वो सारा हमारे लिए प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग बनता है। ठीक है,
उसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं, हम समझते हैं आगे, पर पहले स्लैश एंड बर्न क्या है वो समझो, ठीक है। सपोज मेरे पास एक पैच ऑफ लैंड है जिस पे मैं अभी क्रॉप ग्रो कर रही हूँ पिछले 2 साल से। अभी यहाँ पे जो पैच ऑफ लैंड है वहाँ की सॉइल प्रोडक्टिविटी या हम कहें फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती जाए, तो मैं क्या करूँगी, आई बी शिफ्टिंग टू अ डिफरेंट पैच ऑफ लैंड। पर उससे पहले क्या करूँगी, जो मेरे पास है जहाँ पे मैं अभी कल्टिवेट कर रही हूँ वहाँ का क्रॉप लेने के बाद मैं वहाँ पे सब जला दूंगी। जलाने से क्या होता है ना बच्चों, वहाँ पे राख बनती है, एंड राख अगेन जो बनती है, एशेस जो होती हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी रिप्लेनिश करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जब भी ये लोग शिफ्ट करते थे अपना प्लॉट ऑफ लैंड, तो प्रीवियस प्लॉट ऑफ लैंड में ये सब जला देते थे ताकि उसकी राख से, उसके एशेस से वो सॉइल वापस रिप्लेनिश हो सके, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी रिप्लेनिश हो सके, ठीक है, थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। तो इस तरीके से जला के वहीं उसको ढेर कर दिया जाता था। आज भी ये प्रैक्टिस बहुत सारी जगह पे होती है। इवन अगर आप शुगर केन के फार्म्स देखो तो यहाँ पे आज भी स्लैश एंड बर्न मेथड यूज होता है। डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में इसको डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको झूमिंग कहा जाता है। स्पेशली अगर हम आसाम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड की बात करें, ठीक है, बट वहीं मणिपुर में इसको पाउलो कहा जाता है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ पे इसको दीपा कहा जाता है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी इसको दीपा कहा जाता है। आज भी ये सारे मेथड्स यूज होते हैं और आज भी लोग इसको बहुत एफिशिएंटली सॉइल रिप्लेनिशिंग में यूज़ करते हैं। वैसे ही स्लैश एंड बर्न को अगर हम वर्ल्ड या इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो मिल्पा मैक्सिको में और सेंट्रल अमेरिका में कहा जाता है, कोनुको वेनेजुला में, रोका इन ब्राज़ील, मसोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लदंग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस खाली हम इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज आज भी ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करती हैं टू नेचुरली रीगेन द सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो जो हमारा प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है दैट इज़ बेसिकली हम पुराने टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं। अभी समझो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव वर्ड का मतलब हमें समझ आता है कि भाई बहुत अच्छे स्केल पे बार बार उसको यूटिलाइज करना उसी प्लॉट ऑफ लैंड। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की ज़रूरत क्यों है? आज हम कहते हैं हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उस पॉपुलेशन की फूड डिमांड अगर हमें पूरी करनी हो तो हमें क्रॉप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने पड़ते हैं। अब क्या है कि जो प्रिमिटिव मेथडोलॉजी थी जहाँ पे ना हम सीड्स को कुछ ट्रीटमेंट देते थे ना कुछ और करते थे, तो उससे क्या होता था ना कि सीड की जो यील्डिंग कैपेसिटी है वो उतनी नहीं होती थी, तो हमारे जो आज की फूड रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो आज की फूड रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, बट क्या हमारे पास लैंड बढ़ा? नहीं, हमारे पास लैंड तो नहीं बढ़ा, ज़मीन तो जितनी है उतनी ही होगी बच्चों, ठीक है। तो अब उतनी सी ज़मीन में प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए, तो हम एक मेथडोलॉजी एक्सेप्ट करते हैं दैट इज़ इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यहाँ पे लेबर भी ज़्यादा लगता है, प्लस हम हायर डोज ऑफ बायोकेमिकल्स यानी फर्टिलाइजर्स, हमारे जो हाई यील्डिंग सीड्स हैं, वैरायटी ऑफ सीड्स हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं। प्लस हम ना खाली मॉनसून के ऊपर डिपेंड करते हैं बट हम डिफरेंट इरिगेशन मेथडोलॉजी भी फॉलो करते हैं, जिससे क्या होता है ना कि भाई हम सारे 12 महीने हम उसी प्लॉट ऑफ लैंड से बहुत सारे क्रॉप्स का प्रोड्यूस ले सके, ठीक है। हम उस प्लॉट ऑफ लैंड को इंटेंसिवली यूज करते हैं, इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। अभी क्यों इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की ज़रूरत है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट एक चीज़ समझो, एक होता है राइट ऑफ इनहेरिटेंस। राइट ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स आपके पेरेंट्स के
जो प्लॉट ऑफ लैंड है उसमें आपका भी हिस्सा होता है। हम हमारे माँ बाप के प्लॉट ऑफ लैंड के वारसदार होते हैं, या हम कहें हमारे पेरेंट्स का जो प्लॉट ऑफ लैंड है वो अल्टीमेटली कभी ना कभी हमारे पास आने वाला है। ये हमारी मेंटालिटी के साथ हम आते हैं इस दुनिया में, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को भी ग्रैंड पेरेंट्स ने दिया है। तो अब समझो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पास जो प्लॉट ऑफ लैंड था, सपोज वो 10 एकड़ है, ठीक है, तो आपके पापा और आपके चाचा के बीच में इक्वल बंटवारा होगा, ठीक है। बंटवारा जब होता है, इक्वल बंटवारा होता है, तो 5-5 एकड़ दोनों के पास गई। अब आप दो भाई बहन हो, दो भाई बहन हो, या जो भी है आपकी कंडीशन, पर अगर सपोज करो 5 है तो 5 का 1-1 एकड़ रहेगा। फिर आपके घर में भी और ब्रेक डाउन होगा, तो क्या होता है ना, लैंड साइज धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है। अब लैंड साइज तो रिड्यूस हो गई, ठीक है, पर जब लैंड साइज रिड्यूस होती है तो आपके पास जो 1 एकड़ प्लॉट ऑफ लैंड है, अब आप उसमें अपनी फैमिली का पेट कैसे भरोगे? आप फिर से वही इंटेंसिव फार्मिंग पे लग जाओगे कि नहीं भाई 12 महीने मेरे को क्रॉप ग्रो करना है, मेरी फैमिली की नीड्स पूरी करनी है, उसी से मेरा घर भी चलाना है गुजर। तो हम क्या करते हैं ना कि हम उस लिमिटेड प्लॉट ऑफ लैंड से मैक्सिमम आउटपुट के लिए हम डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है ना, एक प्रेशर बन जाता है वही एग्रीकल्चरल लैंड पे। सपोज अगर मैं आपको बात करूं, ये 10 एकड़ आपके ग्रैंड पेरेंट्स की ज़मीन थी, ठीक है, 2 हिस्सों में बटी, 5 एकड़ इधर आई, 5 एकड़ आपके चाचा के पास गई। अभी आपके घर में तो 2 ही हिस्से हुए, 2.5 2.5 का। अब उसमें भी ज़रूरी नहीं है ना कि प्लॉट एक जैसा ही हो, तो कभी कभार अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। अब चाचा के घर में क्या प्रॉब्लम हुई ना, यहाँ पे 5 लोग थे, तो 4 और 5, सबको 1-1 एकड़ ही जमीन मिली। अब इसके घर में खाने वाले 4 लोग, 4 लोगों के लिए 1 एकड़ जमीन से ग्रो करना, 4 लोगों के लिए 1 एकड़ जमीन से ग्रो करके मार्केट में सेल करना, प्लस अपना पेट भी भरना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे ना बर्डन क्रिएट करती है। यहाँ पे चीज़ें प्लस होती जाती है कि भाई 1 एकड़ से मैं कितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है ना कि ये प्लॉट ऑफ लैंड पे वज़न बढ़ जाता है, या हम कहें प्रेशर बढ़ जाता है कि नहीं इसको अच्छा ही क्रॉप देना पड़ेगा, और जिस बार नहीं होता प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। फिर अगर हम कहें नेक्स्ट टाइप ऑफ फार्मिंग, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग की अगर हम बात करें तो जो फार्मिंग मेथोडोलॉजी है यहाँ पे कमर्शियलाइज, यानी कि मोर ऑफ हम खुद के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए डिपेंडेंसी रखते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई जो भी प्रोडक्शन होगा वो बेस्ट होगा, जिससे मेरे घर का तो ठीक है बट बाकी सारी चीज़ें भी सेटिस्फाई हो। तो हम यहाँ पे यूजुअली हायर डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, यानी कि हमारे HYV सीड्स हो गए, हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हो गए, प्लस हार्वेस्टर वगैरह जो है, उन सारी चीज़ों को यूज़ करके मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका कमर्शियल प्रोडक्शन मार्केट में बेचने के लिए करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो रीजन टू रीजन वेरी करती है, ठीक है। आज कोई क्रॉप मेरे लिए कमर्शियल प्रोडक्शन में आता है तो किसी के लिए वो आज भी सबसिस्टेंस में रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल ले तो हमारी टेक्स्ट बुक में राइस का एग्जाम्पल दिया है, जो कि हरियाणा पंजाब में लोग लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं एज अ कमर्शियल क्रॉप। वहीं उड़ीसा जैसे स्टेट्स में उसको आज भी सबसिस्टेंस क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है, ठीक है। समझो बेटा यहाँ पे कि आपके घर में अगर सालाना 20 किलो चावल चाहिए तो
जो एक्सेस प्रोड्यूस होगा वो आप मार्केट में बेचोगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है ना, आपके पास प्लॉट ऑफ लैंड बड़ा था, आपने ज़्यादा ग्रो किया, तो बाकी का जो था वो मार्केट में बेच दिया, तो वो क्या किया आपने, कमर्शियलाइज किया, उसको कमर्शियली आपने ग्रो करके मार्केट में भेजा, ठीक है। आगे बढ़े तो आज भी टेक्नोलॉजिकल वेरिएशंस हैं। फार्मिंग इन यूएस इज कम्प्लीटली डन ऑन टेक्नोलॉजी, पर इंडिया में हम कहीं ना कहीं आज भी लेबर्स पे डिपेंड हैं। ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन्स हम लेबर्स एक दूसरे खेतों में आगे पीछे करते हैं, या हम कहें दूसरे स्टेट से भी लाए जाते हैं। बट वहीं यूएस में इट इज़ कम्प्लीटली टेक्नोलॉजिकल बेस्ड, ठीक है। इंडिया में इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आई है, बट हाँ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, ठीक है। अभी एक टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग हमें देखना है, दैट इज प्लांटेशन, ठीक है। प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो आपके दिमाग में पहले आता है टी कॉफ़ी रबर प्लांटेशन, ठीक है। तो प्लांटेशन क्या कहलाता है कि अगर हम एक सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं ऑन अ लार्ज एरिया, बड़े से प्लॉट ऑफ लैंड में एक ही सिंगल क्रॉप ग्रो करके हम उसको यूज कर रहे हैं, तो वो प्लांटेशन कहलाता है, ठीक है। अभी प्लांटेशन में क्या है ना कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का मिलन होता है। एक चीज याद रखो, जहाँ पे प्लांटेशन होता है उसी के आजू बाजू उन क्रॉप्स की प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं। जैसे टी प्लांटेशन है तो टी लीव्स जो प्लक की जाती हैं उसको बाजू में ही एक यूनिट होता है जहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, उसको ड्राई डाउन किया जाता है। वैसे ही कॉफ़ी बीन्स है तो उसको वहीं बाजू में रोस्ट करके उसका पाउडर बना के कॉफ़ी पाउडर के टाइप में भेजा जाता है। या फिर हम कहें रबर में रबर का प्रोसेसिंग यूनिट नज़दीक होता है। प्लस अभी प्लांटेशन में दो चार चीज़ें समझने वाली ये हैं कि कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड, यानी कि एक बहुत बड़ा प्लॉट ऑफ लैंड पूरा उसी क्रॉप में उसी क्रॉप के लिए यूज किया जाता है। कैपिटल इंटेंसिव इनपुट, यानी कि इसमें पैसा बहुत लगता है। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी टू ग्रो दैट पर्टिकुलर क्रॉप, क्योंकि आपको पूरे साल में और कोई क्रॉप नहीं मिलेगा, उस पूरी सीजन में क्रॉपिंग सीजन में आपको और कोई क्रॉप नहीं मिलेगा। आपको उसी क्रॉप को ग्रो करके उसी का यूटिलाइजेशन करना है। प्लस आपको लेबर्स भी माइग्रेट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप जैसे आसाम के टी प्लांटेशंस की बात करें तो वेस्ट इंडिया के लोग वहाँ जाके टी प्लांटेशन में वर्क नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि भाई किस तरीके की लीव्स प्लग करनी है, क्या करना है। तो जो माइग्रेंट लेबरर्स होते हैं वो भी स्पेशलाइज्ड होते हैं। प्लस रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर हम बात करें टी कॉफ़ी रबर वगैरह की, तो बेसिकली यहाँ से रॉ मटेरियल जाएगा इंडस्ट्री में, तब जाके उसका प्रोसेसिंग होगा। उसके अलावा वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड। ये क्यों ऐसा है भाई? रोड और रेलवे नेटवर्क अगर यहाँ पे नहीं होता है तो जो प्रोड्यूस हुआ है वो फटाफट पहुँचेगा नहीं, ठीक है। फटाफट पहुँचेगा नहीं तो चीज़ें बिगड़ती जाएंगी दिन प्रतिदिन। टी कॉफ़ी ये सारे टेम्परेचर सेंसिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। तो इनको उस तरीके से ध्यान रखा जाता है। क्लियर? चलिए, टी कॉफ़ी रबर शुगर केन बनाना ये सारे प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, ठीक है। बड़े बड़े प्लॉट ऑफ लैंड में टी कॉफ़ी रबर शुगर और बनाना के लिए वो यूटिलाइज करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है। अभी आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न यानी कि हम सीजन दर सीजन क्या ग्रो कर सकते हैं हमारे फार्म्स में, हमारे प्लॉट ऑफ लैंड में सीजन दर सीजन क्या ग्रो किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की क्रॉपिंग पैटर्न समझे तो बेसिकली मॉनसून जिस तरीके से आता है उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी क्रॉपिंग सीजन। अभी इंडिया की जो फिजिकल फीचर्स हैं, या हम कहें इंडिया का जो डाइवर्सिफिकेशन है इन इट्स फिजियो जोग्राफिकल वेरिएशंस जो हैं, उसके बेस
पे हमारे यहाँ मॉनसून में भी वेरिएशन आता है। आपने स्टैंडर्ड 9 में क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा था कि किस तरीके से हमारे जो ज्योग्राफिकल वेरिएशंस हैं वो हमारे मॉनसून को इफ़ेक्ट करते हैं, और वही सारी चीज़ें डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिफ्लेक्ट करती है हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अभी आप बोलोगे मैडम ये सब चीज़ें याद रखना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता, ठीक है। ये क्रॉपिंग सीजन्स का सोइंग पीरियड, हार्वेस्टिंग पीरियड, कौन से क्रॉप्स ग्रो करे जाते हैं, इरिगेशन कैसा है, ये सारी चीज़ें याद रखना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो एक चीज़ ये याद रखो कि बच्चों, जब ज्योग्राफी तब तक याद नहीं होगा या तब तक आपके दिमाग में नहीं बैठेगा ज्योग्राफी, जब तक आप उसको आपके डे टू डे लाइफ से रिलेट नहीं करते, आपके आजू बाजू की चीज़ों से रिलेट, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर हमको क्रॉपिंग सीजन याद रखना हो तो आपकी स्कूल के साथ रिलेट कर, किस तरीके से स्कूल के साथ रिलेट कर सकते हैं कि भाई मोटा मोटी अगर हम बात करें, ठीक है, सीबीएसई हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो स्कूल, तो वो जून महीने से स्टार्ट होती है प्रॉपरली। अब सीबीएसई वाले बोलेंगे मैडम हमको तो अप्रैल में भी बुलाते हैं, बट अप्रैल में क्या करते हैं, ब्रिज कोर्सेज चलाते हैं। बीच वाले जो प्रीवियस ग्रेड का नए ग्रेड में इनपुट आउटपुट देना है वो ब्रिज कोर्सेज चलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा मोटा मोटी अगर हम बात करें तो हमारा मेन सेशन स्टार्ट होता है समर वेकेशंस के बाद, दैट इज़ इन द जून, ठीक है। जून में क्या होता है, बारिश शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहली जो सीज़न है खारिफ, ठीक है, वो कब आएगी, जून जुलाई में, जब हमारी स्कूल स्टार्ट होगी। अभी स्कूल स्टार्ट होती है तो पहली हमारी एग्ज़ाम फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स कब होती हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स बोले या फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम, तो सितंबर अक्टूबर में, दिवाली नवरात्रि के आसपास, दिवाली से पहले नवरात्रि के आसपास हमारी एग्ज़ाम्स होती हैं, ठीक है। तो अगर हम जून जुलाई में स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो पहली एग्ज़ाम हमारी उस टाइम पे आती। तो उससे याद रखो कि अगर हमारा सोइंग पीरियड, जब हमने क्रॉप ग्रो करने के लिए बीज डाले थे, वो जून जुलाई महीना था, तो उसको काटने का टाइम है सितंबर अक्टूबर, ठीक है, हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम्स में। अब यहाँ पे कौन से क्रॉप ग्रो होंगे, तो एक चीज़ याद रखो, ऐसे क्रॉप्स ग्रो होंगे जिनको पानी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। उस टाइम पे ऐसे क्रॉप हम नहीं ग्रो कर सकते जिनको पानी कम चाहिए और ज़्यादा बारिश की वजह से वो क्रॉप फेल हो जाए, ठीक है। तो पैडी, मेज़, ज्वार, बाजरा, तुअर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। अब यहाँ पे आप याद कैसे रखोगे, तो भाई पैडी यानी कि राइस, राइस अगर आप देखो तो फार्म भरे के भरे होने चाहिए। दूसरी बात, मेज जो है ना, आप कौन सी सीजन में भुट्टे खाते हो, हम भुट्टे खाते हैं बारिश की सीजन, तो उससे याद रखो। अभी ज्वार बाजरा ऐसा है कि उस टाइम पे हम ग्रो करते हैं, ठीक है, उस टाइम पे हमने ग्रो किया, क्यों, क्योंकि उसको अपने इनिशियल फेज में ज़्यादा पानी चाहिए। एक बार वो ग्रो हो जाए उसके बाद पानी कम मिले तो चले, तो उसके लिए वहाँ पे ग्रो किया जाता है। कॉटन इंटेंसिव इरिगेशन मांगता है, ठीक है, तो उसको अगर हम मानसून में ही ग्रो कर देंगे, मानसून में ही उसको सो कर देंगे, तो मानसून ख़त्म होते होते वो प्रॉपर ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम खारिफ सीज़न की बात करें, वो कम्प्लीटली मानसून डिपेंडेंट सीज़न है, इसीलिए वहाँ पे इरिगेशन के लिए हम रेनफॉल पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं, ठीक है। एक बार हमारी दिवाली आ गई, दिवाली की छुट्टियों के बाद क्या होता है, हमारा नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट होता है, दैट इज़ राबी, सर्दियों वाला सीज़न मस्त, ठीक है। तो राबी हमारा सेकेंड टर्म गिनते हैं हम। स्टार्ट कब होता है हमारा सेकेंड टर्म, पोस्ट दिवाली यानी कि अक्टूबर नवंबर। फाइनल एग्जाम्स आते हैं हमारे समर्स में, लाइक ऑनसेट ऑफ समर मार्च अप्रैल में आ जाते हैं सबके एग्ज़ाम, ठीक है। तो समर में हम इसका हार्वेस्ट करते हैं राबी सीज़न का, ठीक है। अभी आप याद करो कि आपको सर्दियों में क्या खाने को मिलता है, मटर खाने को मिलते हैं, हरे चने खाने को मिलते हैं, फिर शाहरुख खान की मूवी में पीले सरसों दिखते हैं, मस्त सरसों का खेत दिखता है, शाहरुख खान हाथ फैलाता है तो मस्टर्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा वीट होता है, तो वीट, पीस, ग्राम्स, मस्टर्ड, हम एग्जाम्पल राबी क्रॉप्स के लिए ये लिख सकते हैं। अभी आपने 9th में जब क्लाइमेट चैप्टर पढ़ा था
तो आपने एक चीज़ पढ़ी थी कि विंटर्स में साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस बहुत होते हैं। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स जो आते हैं वो यही सारे क्रॉप्स ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे इरिगेशन एक पॉइंट होता है। लोग डिफरेंट इरिगेशन मेथडोलॉजी से यहाँ पे लाइक पानी देते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, बट मेनली जो साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है और उस पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ठीक है, स्पेशली हमारा जो पेनिनसुला रीजन है वो ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है। अभी हमने जून टू दिवाली फर्स्ट टर्म कंप्लीट किया। फर्स्ट टर्म के बाद सेकेंड टर्म हमारा ख़त्म, फिर आती है गर्मी की छुट्टियाँ। गर्मी की छुट्टियों में हम अगर बात करें तो मार्च अप्रैल से शुरू हो जाता है, जून में वापस हमारा नया सेशन शुरू होने वाला होता है। तो अगर हम बात करें सोइंग पीरियड फॉर जेड सीजन, वो मार्च अप्रैल हमारी एग्ज़ाम के बाद, और फिर हमारा वेकेशन पीरियड पूरा अगर हम बोले तो हार्वेस्टिंग पीरियड होता है। अब याद करो, गर्मी की छुट्टियों में गर्मी ज़्यादा लग रही हो तो ठंड महसूस करने के लिए हम क्या खाते हैं? वाटरमेलन्स, मस्क मेलन्स खाते हैं, क्यूकम्बर खाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जेड क्रॉप में गिनी जाएगी। उसके अलावा वो पीरियड ऐसा होता है कि फार्म में लोग सॉइल को रिप्लेनिश करने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर अपने जो एनिमल हैं, ठीक है, गाय भैंस वगैरह जो है उनके लिए फॉडर ग्रो किया जाता है। क्यों? क्योंकि बाद में जब ऑनसेट ऑफ मॉनसून होता है या हम कहें खारिफ सीजन होता है, तो मेन क्रॉप भी ग्रो करना होता है। उसके अलावा उस टाइम पे गाय भैंस के लिए चारा खेत में ले जाने के लिए, खेत में जाके काटने के लिए पॉसिबिलिटी कम हो जाती है अगर बारिश ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे फॉडर क्रॉप्स ग्रो करके उसको स्टोर किया जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। अभी ये ऐसा पीरियड है जहाँ पे बारिश वारिश नहीं होने वाली, और तो ये क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए पानी किधर से आएगा? तो कोई भाई प्राइवेट सोर्स होगा इरिगेशन का, लाइक ट्यूबवेल्स, तालाब, कुएं, या फिर कोई केनाल अगर चल रही हो, लाइक नदियों में से जो अभी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स हमने पढ़े लास्ट चैप्टर में। ठीक है, वाटर रिसोर्सेज में तो हमने देखा कि केनाल्स बनाई गई हैं बहुत सारे रिवर सिस्टम में से, तो उन केनाल्स से भी ये पानी यूज़ किया जाता है। ठीक है, देख लो ये सारे क्रॉप्स हम, ये खारिफ क्रॉप है, ये राबी, ये सरसों, और ये जेद। ठीक है, समझ आई बात? गेहूँ, सरसों है, मक्का है ये, ठीक है, ये सोयाबीन है, ये फॉडर क्रॉप है, ये हमारा वाटरमेलन, क्यूकुम्बर के लिए जो बेलें होती हैं वो है। अभी कुछ स्टेट्स जैसे कि आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, यहाँ पे 3 क्रॉप पैडी की ग्रो की जाती है थ्रू आउट अ सीजन, थ्रू आउट अ ईयर। 3 क्रॉप्स हम ये लोग पैडी की लेते हैं, जिसको नाम क्या दिया है? ओस, अमन एंड बोरो। ठीक है, ओस, अमन एंड बोरो पूरे 3 सीजन जो खारिफ, राबी और जैद क्रॉप है उस टाइम पे ये ग्रो करते हैं। प्लस कुछ क्रॉप्स हैं जो पूरा साल यूज करते हैं ग्रो, जैसे कि शुगर केन। अब आप बोलोगे शुगर केन, गन्ने का जूस तो हम समर्स में पीते हैं, बट शुगर केन को ग्रो करने के लिए हमें उसका सोइंग सीजन जो है वो खारिफ है, बट हार्वेस्टिंग उसका या तो जेड सीजन आ जाता है या राबी सीजन के एंड तक, अगर हम बात करें मोटा मोटी दोनों के बीच में आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्रॉप ग्रो करने का जो टाइम है वो बहुत इंटेंसिव है, पूरा साल लग जाता है एक प्रॉपर शुगर केन को ग्रो करने। अब हमें जो क्रॉप्स पढ़ने हैं उसको मैंने 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक फूड एंड एक नॉन फूड। अब बोलोगे ना खाने वाले क्रॉप मतलब, फूड तो समझ आता है कि भाई ग्रेन्स और अदर देन ग्रेन्स जो होंगे वो, बट नॉन फूड में हम जो डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं, यूटिलाइज करते हैं प्योरली फॉर इंडस्ट्री। ठीक है, अभी इंडिया में अगर हम बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में हमने सॉइल फॉर्मेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल्स पढ़ा था। ठीक है, कि भाई रेड सॉइल होता है, एलुवियल होता है, ब्लैक सॉइल होता है। तो जिस तरीके से सॉइल, क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी करती हैं, कल्टीवेशन प्रैक्टिस वेरी करती हैं, उस तरीके से हम वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप ग्रो कर पाते हैं।
ठीक है। अगर हम क्रॉपिंग की बात करें, फूड क्रॉप्स की बात करें, तो तीन पहले मेन लेते हैं हमारे क्रॉप्स, राइस, व्हीट और मेज। ठीक है, राइस, व्हीट और मेज। राइस हमने देखा था कि भाई खारिफ सीजन में ग्रो किया जाता है। अब जब खारिफ सीजन में ग्रो करेंगे तो इसको याद कैसे करेंगे? खारिफ सीजन यानी कि हमारा मॉनसून। ठीक है, तो उस टाइम पे रेनफॉल ऑब्वियसली 100 सेंटीमीटर से ऊपर होगा। क्लियर? क्योंकि उसको ग्रो ही इसलिए किया जाता है ताकि बारिश ज्यादा हो रही हो तो भी ये क्रॉप ग्रो करे। अब जब बारिश हो रही होती तो गर्मी ज्यादा नहीं होती, एक मॉडरेट टेम्परेचर होता है, तो रिक्वायर 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अभी एक चीज समझो, राइस को पानी चाहिए। ठीक है, तो हम राइस को स्लोप्स पे कभी ग्रो नहीं कर सकते, इस स्लोप से तो सारा पानी नीचे बह जाएगा। तो इसको ग्रो कहाँ किया जाता है? जहाँ पे वाटर होल्ड ऑन रहे। ठीक है, तो भाई नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और डेल्टाइक रीजन। ठीक है, डेल्टा में भी वाटर होल्ड ज्यादा रहता है। अभी स्टेट्स याद रखने के लिए एक चीज याद रखो, एक सीबीएसई की एक टेक्निक है कि जो सीक्वेंस देते हैं उसमें जो फर्स्ट स्टेट होता है दैट इज द मेजर प्रोड्यूसर। ठीक है, फॉलोड बाय द अदर्स, जैसे सेकेंड थर्ड प्रोडक्शन जिसका ज्यादा होगा उसी तरीके से वो सीक्वेंसिंग में नाम देंगे। तो अभी समझो नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और डेल्टाइक रीजन। अभी उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। हमने आगे भी पढ़ा था कि भाई उड़ीसा में राइस को सबसिस्टेंस फार्मिंग में लेते हैं, जबकि पंजाब हरियाणा इसको कमर्शियल फार्मिंग में लेता है, पैडी को। ठीक है, तो उड़ीसा मेजर प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, यहाँ पे डेल्टाइक रीजन है हमारा, द सुंदरबन है, सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, तो वो यहीं पे। फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में अगर हम बात करें तो आपको उत्तर प्रदेश में थोड़ा बहुत स्लोप मिल जाएगा, नदी का बहाव थोड़ा ढलान में मिलेगा, बट बिहार में प्रॉपर प्लेन्स हैं, तो बिहार और तमिलनाडु। ठीक है, अभी हर क्रॉप का ना हमें एक की पॉइंट याद होना चाहिए। तो भाई राइस का की पॉइंट क्या है कि भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। ऑलमोस्ट एवरी घर में एवरी डे कोई ना कोई फॉर्म में राइस खाया जाता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्रॉप दैट इज व्हीट। व्हीट हमारा राबी क्रॉप है, यानी कि दिवाली के बाद हम इसको सो करते हैं। ठीक है, अब दिवाली के बाद ठंड शुरू हो जाती है, तो टेम्परेचर कैसा होगा? कूल होना चाहिए जब हम इसको ग्रो कर रहे हैं, इसको सो कर रहे हैं। बट काटते कब है? हमारे मार्च अप्रैल के मंथ में। ठीक है, मार्च अप्रैल के मंथ में क्या होता है कि सुबह सुबह थोड़ी सनशाइन मिल जाती है अच्छी खासी, तो कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए इसको, पर ब्राइट सनशाइन चाहिए जब हम इसको काट रहे हैं, अच्छी सनशाइन चाहिए जब हम इसको काटते हैं। अभी हमने राबी क्रॉप में देखा था कि हम वाटर सोर्स क्या है, इरिगेशन सोर्स क्या है, कि भाई जो हमारा वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन आता है वो, अब वो इतना तो नहीं आता, तो बारिश कितनी उसको मोटा मोटी 50 to 75 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए। ठीक है, ग्रो कहाँ किया जाता है? तो गंगा सतलज प्लेन। गंगा सतलज प्लेन से हमें पंजाब याद होना चाहिए, हरियाणा याद होना चाहिए, यूपी याद होना चाहिए और याद होना चाहिए। अगर हम देखें तो सतलज इस साइड जाती है, गंगा इस साइड जाती है, तो यहाँ पे जितने भी स्टेट्स आ जाते हैं वो सारे हमें पता होने चाहिए कि भाई यहाँ पे हमारा व्हीट ग्रो हो रहा है, यहाँ पे हमारा व्हीट ग्रो हो रहा है। उसके अलावा कहाँ होता है? ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन, डेक्कन प्लाटू का जो ब्लैक सॉइल पार्ट है फर्स्ट चैप्टर में जो मैप में हम लोकेट करते हैं, वो रीजन अगेन हमारा व्हीट के लिए अवेलेबल होता है, या हम कहें व्हीट के लिए फेवरेबल होता है। इसका की पॉइंट क्या है कि ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है,
आफ्टर राइस अगर हमको चाहिए खाने में कुछ, तो वो रोटी चाहिए, है ना। रोटी गेहूं की होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो पोस्ट राइस सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप इज। अभी बात करते हैं मेज की। मेज एक खारिफ क्रॉप है, ठीक है। बट एक चीज समझो, मेज एक ऐसा क्रॉप है जो ज्यादा से ज्यादा बारिश में भी ग्रो होगा, कम से कम बारिश में भी, ठीक है। मेज की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस पे वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम खारिफ सीजन है तो जो हमारा टेम्परेचर होगा वो 21 to 27 के बीच में होगा, चलेगा। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा टेम्परेचर प्लस में नहीं, ज़्यादा माइनस में। अभी रेनफॉल 60 to 110, बट इंडिया में कुछ वेराइटीज़ हैं जहाँ पे 40 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो तो भी ये चीज़ें ग्रो हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। कौन से एरिया में ग्रो होती हैं, तो ओल्ड एल्यूवियल ट्रैक्ट। अगर आपको 9th में फिजियोग्राफिक डिवीजन सेकेंड चैप्टर याद हो, फिजिकल फीचर्स, तो हमने बात करी थी नॉर्दर्न प्लेन्स में 4 पार्ट की, ठीक है। तो वहाँ पे जो ओल्ड एल्यूवियल ट्रैक्ट्स है, यहाँ पे मेज ज़्यादातर ग्रो किया जाता है। उसमें अगर हम बात करें तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये क्रॉप ग्रो किया जाता है, ठीक है। इसका की पॉइंट याद रखने जैसा है कि भाई ये खाने के अलावा गाय भैंस के चारे के लिए, फॉडर के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। खाने के अलावा हम इसको गाय भैंस के चारे के लिए भी यूज़ करते हैं। हम तो ऊपर का भुट्टा खा लेते हैं, नीचे की जो डंडियाँ होती हैं या जो उसका मेन स्टेम पार्ट होता है, लीव पार्ट होता है, वो एज अ फॉडर यूज़ किया जाता है फॉर द डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। तीनों क्रॉप राइस, व्हीट एंड मेज हैं हमारे, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए अभी आते हैं मिलेट्स। मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, रागी, सोरगम, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मिलेट्स अवेलेबल है इंडिया में। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट मिलेट्स यूज़ किए जाते हैं। बट ये मिलेट्स होते क्या है? मिलेट्स यानी हमारे छोटे धान, ठीक है। गेहूं, बाजरा, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये लंबे बड़े बड़े धान होते हैं। मेज हो गया, वो भी बड़ा धान होता है। बट हमारे मिलेट्स जो हैं वो छोटे छोटे धान होते हैं, बट दे आर हैविंग हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है। ये कोर्स ग्रेन होते हैं, ठीक है, थोड़े से रफ जैसे लगते हैं। अभी मिलेट्स को हमने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दिया पिछले 2-3 सालों में, ठीक है। एंड अगर हम बात करें तो 2023 या 2023 को हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बताया था, और हमने एज फ्रॉम इंडिया लेवल या इंडिया के पर्सपेक्टिव से मिलेट को हमने एक इंटरनेशनल वैल्यूएशन दिया, ठीक है। आज जो भी लोग डाइट फॉलो करते हैं, ज़्यादातर अपना वेट लॉस या वेट मैनेजमेंट कॉन्शियस होते हैं, वो लोग सब मिलेट पे कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं। या वो अपने खाने में ज्वार इंक्लूड करते हैं, या रागी इंक्लूड करते हैं, ठीक है, बाजरा इंक्लूड करते हैं। पहले से हम ये सारी चीज़ें खाते आ रहे हैं, बट हमने उसको एक अलग लेवल पे ले जाके इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को भी डिस्कस किया है, ठीक है। तो इन क्रॉप्स को अगर हम देखें तो ज्वार, बाजरा, रागी को इंडिविजुअली समझते हैं। ज्वार की बात करें तो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप होता है इंडिया के। अगर हम एरिया ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, कितना प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे ज्वार हमने देखा था इट इज़ कंप्लीट खारिफ क्रॉप, ठीक है। तो रेन फेड क्रॉप कहा जाता है इसको, यानी कि इसको जब सो किया जाता है तब पानी की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होती है, फिर एक बार ग्रो हो जाने के बाद हार्डली इसको हमें इरिगेट करने की ज़रूरत पड़ती है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अगर आप देखो तो ये सारे स्टेट्स मोटा मोटी ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें रेनफॉल अच्छा खासा मिल जाता है,
ड्यूरिंग द मॉनसून। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बाजरा, बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक। ठीक है, बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल। जब हम सैंडी सॉइल समझते हैं तो हमारे दिमाग में पहला स्टेट आता है, दैट इज राजस्थान। शैलो ब्लैक सॉइल यानी कि ऐसा नहीं होगा कि भाई ब्लैक सॉइल शैलो हो, ऐसा नहीं। ब्लैक सॉइल जो है हमारा, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो वो बहुत लाइटर टोन पे होगा। ठीक है, अगर हम बाजरा की बात करें तो वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ पार्ट ऑफ हरियाणा में ग्रो होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो मिलेट है दैट इज रागी। अगर हम रागी की बात करें तो ये जो क्रॉप है इट इज़ वेरी वेल ग्रोन ड्यूरिंग ड्राई सीजन और ड्राई रीजन जहाँ पे ज़्यादा बारिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या जैसी सॉइल्स कुछ ऐसी सॉइल जहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, जैसे कि रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सैंडी, लोमी एंड शेलो ब्लैक सॉइल में इसको ग्रो किया जाता है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे बारिश हो ना हो इतना प्रॉब्लम नहीं होता, या बारिश जो हुई है वो अगर सॉइल में मॉइस्चर रिटेन नहीं होता तो भी ये क्रॉप को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की अगर हम बात करें तो कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अब आप बोलोगे मैम ये सारे स्टेट्स, इसमें से कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत बारिश हो, वैसे क्रॉप भी जैसे कि खारिफ क्रॉप हमारे ग्रो किए जाते हैं, पर यहाँ पे रागी जैसे जिसको वाटर कम चाहिए या ड्राई रीजन में ग्रो हो जाए ऐसे भी चाहिए। तो अगर आप ज्योग्राफी समझो तो अगर हम पेनिनसुला की बात करें तो यहाँ पे हमारा घाट, तो आगे की जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे हमारे क्रॉप्स, खारिफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, जबकि पीछे की साइड जहाँ पे बारिश कम पहुँचती है वहाँ पे हमारे रागी जैसे क्रॉप्स ग्रो किए। ठीक है, रागी इज़ वेरी न्यूट्रिटिव इन नेचर। ठीक है, अगर हम बात करें रागी की तो आयरन, रिच इन आयरन है। ठीक है, कैल्शियम एंड अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्लस इसमें रफेज भी ज़्यादा होता है। रफेज यानी कि फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हाई डाइटरी वैल्यू, हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू क्रॉप है और बहुत अच्छे से ग्रो किया जाता है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पल्सेस। पल्सेस जो हैं यानी कि हमारी दालें, पल्सेस में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और उतना ही सामने उसको कंज्यूम भी करता है। जितना ज़्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं उतना ज़्यादा हम कंज्यूम भी करते हैं। वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी हम हैं, कंज्यूमर भी हम हैं इन द केसेस ऑफ पल्सेस, इन द केसेस ऑफ हमारी दाल। ठीक है, हर घर में हर रोज़ कोई ना कोई दाल खाई जाती है, कोई ना कोई फॉर्म में, है ना। अब आप बोलोगे दाल कौन कौन सी, तो भाई तुअर, अरहर, ठीक है, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम्स। ठीक है, तुअर दाल अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टेट बात करें तो जैसे गुजरात हो गया, उनको तुअर की दाल के बिना नहीं चलता। उड़द तो साउथ इंडियन स्टेट्स में जहाँ पे हम बैटर बनाते हैं इडली डोसा वगैरह का तो उसमें उड़द यूज़ होता है। नॉर्थ इंडिया में भी उड़द बहुत अच्छे से यूज़ होता है, मूंग मसूर उसी तरीके से। मटर, सूखे मटर भी खाते हैं, हरे मटर भी इतने नहीं खाते हैं। सेम वे ग्राम, चना हर घर में खाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो पल्सेस हैं हम जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं उतना ही हम कंज्यूम भी करते हैं। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, अभी एक चीज़ समझो, पल्सेस जो हैं इनको कम मॉइस्चर चाहिए, लेस मॉइस्चर, एंड ये ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, इनका ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट नहीं होता, जितना होगा चलेगा। एवरेज 45 सेंटीमीटर का रेनफॉल और टेम्परेचर 25 to 30 सेल्सियस। ठीक है, बेसिकली लोग अगर हम बात करें पल्सेस को ग्रो क्यों करते हैं,
ताकि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स, पल्सेस को हम लेग्यूमिनस क्रॉप्स भी कहते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने के लिए, उसको सॉइल में रीप्लेनिश करने के लिए हम पल्सेस को ग्रो करते हैं। इसमें अरहर या तुअर जो है वो इस चीज़ में हमें हेल्प नहीं करता, बट बाकी सारे जितने भी पल्सेस हैं वो लेग्यूमिनस क्रॉप है, वो क्या करते हैं, हवा में रहा नाइट्रोजन हमारे सॉइल में रीस्टोर करते हैं और वो हेल्प करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी रीस्टोरिंग में। नाइट्रोजनस बैक्टीरियाज जो हैं, राइजोबियम है, ठीक है, वो यहाँ पे रीस्टोर करते हैं। तो मेनली इसको रोटेशनल क्रॉप की तरह ग्रो किया जाता है। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं वो हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड, हाँ ठीक है, पल्सेस ज़्यादातर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात कि भाई इनको हम सॉइल रिप्लेनिशिंग के लिए, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी रीस्टोर करने के लिए बेसिकली ग्रो करते हैं। अब बात करते हैं ऐसे फूड क्रॉप्स की जो ग्रेन्स नहीं है। ठीक है, जो ग्रेन्स नहीं है बट हमें खाने के लिए चाहिए, एक फॉर्म में या कोई दूसरे फॉर्म में। सबसे पहले गन्ना, शुगर केन। ठीक है, आप सब गर्मियों में ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पीते हैं, पूरे साल हम उसका एक बाई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, चीनी। ठीक है, और गुड़। तो शुगर केन की अगर हम बात करें तो इसको टेम्परेचर रिक्वायरमेंट 21 to 27 डिग्री सेल्सियस है, जबकि रेनफॉल की रिक्वायरमेंट 75 to 100 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली ये हमारा ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल यानी कि अगर हम ऐसे डिवाइड करें हमारे अर्थ का जो डिवीजन है, इक्वेटर आता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो अगर आप इंडिया की बात करें तो आधा हमारा ट्रॉपिक रीजन में आता है, आधा सब ट्रॉपिक रीजन में आता है। ठीक है, मैं इंडिया का मैप नहीं बना रही बट मोटा मोटी बता रही हूँ कि ऐसे कुछ हमारा ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक रीजन आता है। ठीक है, तो ये जो क्रॉप है हमारा शुगर केन, ये हमारा ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल जोन में हम दोनों जगह इसको ग्रो कर सकते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो साउथ में महाराष्ट्र में भी ग्रो कर लो बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या उसके ऊपर हम यूपी वगैरह में भी इसको ग्रो करते हैं। यहाँ पे मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है कटिंग वगैरह के लिए सोइंग सीजन में। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं ब्राज़ील के बाद, ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, उसके बाद सेकेंड नंबर पे इंडिया आता है। ये बहुत सारे जगह पे रॉ मटेरियल यूज़ होता है, गुड़ बनाने के लिए भी हमें गन्ने का जूस चाहिए, खांडेसरी यानी आपकी नॉर्मल जो छोटी वाली चीनी आती है। ठीक है, फिर नॉर्मल शुगर, मोलासेस, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए बेसिकली हमें शुगर केन की ज़रूरत पड़ती है, गन्ने की ज़रूरत पड़ती है। गन्ने के जूस से ही ये सारी चीज़ें बनती हैं। मेजर प्रोड्यूसर्स हमारे यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटका है। यानी अगर आप ज्योग्राफी देखो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर भी है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे भी, इसीलिए ये ट्रॉपिक एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। समझ आ रही है बात? ठीक है, शुगर केन से आगे बढ़ते हैं। ऑयल सीड्स, ऐसे सीड्स जिसमें से हम हमारी डे टू डे फैट रिक्वायरमेंट्स, हमारे ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करते, जिसमें ग्राउंडनट, मस्टर्ड ग्राउंडनट, हमारे लाइक रेगुलर डे टू डे मूंगफली, मस्टर्ड राई या सरसों, कोकोनट, तिल, सीसम या सेसमे अगर हम बोलें, सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, डिवेल बोला जाता है उसको, कॉटन सीड्स, लिनसीड्स, फ्लैक्स सीड्स एंड सनफ्लावर। ठीक है, ये सारे ऑयल हमारे मार्केट में मिलते हैं। बेसिकली इनके बीज से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। दे आर बेसिकली यूज्ड एज एडिबल एंड
फॉर कुकिंग मीडियम। हम ये सारे तेल को एज अ कुकिंग मीडियम या हमारे खाने में एज अ फैट इंक्लूड करते हैं। प्लस यही सारे तेल बहुत सारी इंडस्ट्री को एज अ रॉ मटेरियल भेजा जाता है, स्पेशली सोप्स, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। हमारे जो कॉस्मेटिक में हमें थोड़ा सा ऑयल बेस मिल जाता है, सोप्स में जो ऑयल बेस मिलता है, अगर आपको याद हो तो कार्बन चैप्टर 4 साइंस का, उसमें कैसे सोप और मिशेल फॉर्मेशन है, उसमें हम बोलते हैं कि ऑयल पार्ट है ना। तो वो कैसे बनता है, वो ऑयल किधर से आता है, तो भाई हमारे ऑयल सीड्स में से आता है। ठीक है, ग्राउंड नट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑयल क्रॉप, ऑयल सीड है। ठीक है, खारिफ क्रॉप है बेसिकली ग्राउंड नट, एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। आधे से ज़्यादा जो भी तेल बनते हैं बीज से, ठीक है, उसमें हमारा ग्राउंडनट आता है। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट, फॉलोड बाय राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, गुजरात ग्राउंडनट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, उसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश आते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्शन, कितना ग्रो किया जाता है। लिंसिड मस्टर्ड राबी क्रॉप है, जबकि सेसम या अगर हम कहें सेसमी काले या सफ़ेद तिल खारिफ क्रॉप है नॉर्थ में, बट राबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। ठीक है, कैस्टर सीड्स राबी और खारिफ दोनों सीजन में ग्रो किए जाते हैं। कुछ इस तरीके से इसके सीड्स हैं, इसको फोड़ के अंदर से तेल निकाला जाता है। ठीक है, फिर आते हैं टी पे, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है, और प्लांटेशन क्रॉप या हम इसको बेवरेज क्रॉप भी कहते हैं। बेवरेज यानी जो पी सकते हैं। प्लांटेशन क्रॉप मैंने आपको पहले भी समझाया कि एक बहुत बड़ा पैच ऑफ लैंड जो है वो एक पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो करता है, तो टी बेसिकली प्लांटेशन में आता है। प्लस लेबर इंटेंसिव होता है, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो अभी टी को ग्रो करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, तो डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, पानी नहीं रह जाना चाहिए, पानी बह के चला जाना चाहिए, प्लस फर्टाइल लैंड होना चाहिए, कहीं पे भी टी ग्रो नहीं हो सकता। इट रिक्वायर्स वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए हवा में, प्लस वहाँ पे फ्रॉस्ट यानी कि धुंध नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फ्रीक्वेंट एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, थोड़े थोड़े दिनों में शार्स या हम कहें रेनफॉल होते रहना चाहिए। एकदम से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अगर सूखा पड़ता है या ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए बारिश नहीं होती, तो हमारा टी क्रॉप थोड़ा इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, यहाँ पे हम कंप्लीटली लेबर पे डिपेंड करते हैं हर चीज़ के लिए। प्लस प्रोसेस विथ टी गार्डन्स टू रिस्टोर फ्रेशनेस। ठीक है, टाइम एंड अगेन उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है वो प्लॉट ऑफ प्लांट लैंड पे, ताकि वहाँ पे जो टी प्रोड्यूस हो रही है, वहाँ पे जो टी लीव्स नहीं बन रही है, वो अच्छी वेराइटी की। बेसिकली आपको टी आसाम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर ग्रो होती हुई दिखेंगी। ठीक है, ये ऐसे प्लॉट ऑफ लैंड्स हैं जहाँ पे डीप वेल फर्टाइल ड्रेन सॉइल है। हमारा जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, वो वहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट इज कॉफ़ी। अगर हम बात करें तो इंडियन कॉफ़ी को हम अरेबिक कॉफ़ी कहते हैं, अरेबिक वैरायटी कहते हैं, जो कि यमन से लाई गई थी। इंडिया प्रोड्यूसेस 4% ऑफ वर्ल्ड्स कॉफ़ी प्रोडक्शन, पूरे वर्ल्ड में जो कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है उसमें से 4% इंडिया ग्रो करता है। ठीक है, इनिशियली ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, बाबा बुदान हिल्स में कॉफ़ी ग्रो होना स्टार्ट हुआ था, पर अब ये कन्फाइंड हो गए हैं नीलगिरीज इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु।
तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला में जो नीलगिरी हिल्स है वहीं पे कॉफ़ी प्रोडक्शन इंडिया में होता है। ठीक है, कॉफ़ी बीन्स को तोड़ा जाता है, उसको रोस्ट किया जाता है ड्राई करने के बाद, और फिर उसका आगे प्रोडक्शन। फिर आते हैं हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर यानी कि अगर हम बात करें तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं, विच इज़ बेसिकली मेनली फॉर कमर्शियल फार्मिंग। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बेसिकली हम कमर्शियलाइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स हैं। प्लस इंडिया में ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन के फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं बेस्ड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं। अगर हम मैंगोज़ की बात करें तो आम के सीज़न में आपको अलग अलग वेराइटीज़ देखने को मिलती हैं जो अलग अलग स्टेट्स में ग्रो की जाती हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो रत्नागिरी हाफूज मिल जाता है आपको। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश में अलग वेराइटी है, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, हर जगह अलग अलग वेराइटी ऑफ मैंगो ग्रो किया जाता है। फिर अगर ऑरेंजेस की बात करें तो नागपुर बहुत फेमस है, उसी तरह चेरापूंजी के ऑरेंजेस में भी वेरिएशन होता है। बनानास केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ग्रो किया जाता है, जबकि लीचीज एंड गुआवास जो है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में ज़्यादातर ग्रो किए जाते हैं। पाइनएप्पल्स जो इंपोर्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया वो मेघालय से आते हैं। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र की ग्रेप्स बहुत फेमस है। और एप्पल्स हम बात करें, पीचेस हम बात करें, पियर्स हम बात करें या वॉलनट अखरोट की बात करें तो हम बेसिकली हमें याद आता है जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जो अभी विंटर्स अगर शुरू होने वाले होंगे तो विंटर्स के टाइम पे बहुत अच्छे से अवेलेबल होते हैं। ठीक है, समझ आई बात। चलिए, इसके अलावा हम पीस, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो के हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, किन किन चीज़ों के? मटर, टमाटर, आलू, प्याज, बैंगन, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं। अभी बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप्स की, जो हम खाने के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है, उसमें सबसे पहला आता है रबर। ठीक है, रबर क्या है? इक्वेटोरियल क्रॉप है बट कैन बी ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। इक्वेटोरियल क्रॉप यानी कि इक्वेटर के आजू बाजू के कंट्रीज में ग्रो किया जाता है बट ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल तक ये जाता है। इसको मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। इक्वेटर के पास है इसलिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट मिल जाता है। रेनफॉल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, दैट इज 200 सेंटीमीटर। टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आप समझो इक्वेटोरियल क्रॉप है, इक्वेटर के पास है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है भाई। बहुत सारी इंडस्ट्री रबर पे डिपेंड करती है, तो बहुत सारी इंडस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। अगर हम इंडिया की बात करें कि भाई रबर कहाँ कहाँ ग्रो होता है, तो इंडिया का ट्रॉपिकल जोन देखो, केरला, तमिलनाडु। सब ट्रॉपिकल में बात करें तो मेघालय, अगेन ट्रॉपिकल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो बेसिकली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जोन में इस तरीके से ये ग्रो होता है। क्लियर? इंडिया में इधर इधर ग्रो होता है। चलिए, अब आते हैं फाइबर क्रॉप्स। दिस आर नॉन फूड क्रॉप्स। ये खाने के लिए हम ग्रो नहीं करते। जिसमें पहला रबर था, बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप है। सेकेंड जो है हमारे वो फाइबर क्रॉप्स है। इसमें फाइबर यानी कि हमारा कपड़ा बनाने के लिए जो यूज़ होता है, कपड़ा या कपड़े जैसी चीज़ें। ठीक है, तो उसमें कॉटन आ जाता है, जूट आ जाता है, हेम्प आ जाता है, नेचुरल सिल्क आ जाता है। ठीक है, ये चार मेन फाइबर क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो होते हैं उसकी बात करते हैं।
अब आप बोलोगे सिल्क कौन से क्रॉप से ग्रो किया? सिल्क बेसिकली हम सिल्क वॉर्म की रेयरिंग यानी कि सेरीकल्चर से करते हैं, ठीक है। सिल्क वॉर्म की जो कुकून्स हैं उससे जब हम रियरिंग करते हैं तब हमें सिल्क एज अ फाइबर मिलता है, इसको हम सेरीकल्चर कहते हैं। बट इसको हम फाइबर क्रॉप में इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें मलबरी प्लांट्स को ग्रो करना पड़ता है और उसके ऊपर हम इस तरीके से हमारे सिल्क वॉर्म्स को रियरिंग करवाते हैं, उनका ब्रीडिंग करवाते हैं, इसीलिए हम इसको आज भी फाइबर क्रॉप में गिनते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क यूजिंग द सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉटन। इंडिया को हम ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट कहते हैं, ठीक है। इंडिया से ही विश्व के दूसरे देशों में कॉटन प्लांट गया है, ठीक है। वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी हो तो आपको पता है कि कॉटन हम बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट करते थे, टेक्सटाइल के फॉर्म में, रॉ कॉटन के फॉर्म में, ठीक है। कॉटन ग्रोज वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल और ऑफ डेक्कन प्लाटू। डेक्कन प्लाटू की जो काली मिट्टी की ज़मीन है जहाँ पे ज़्यादा बारिश नहीं होती, ठीक है, ब्लैक सॉइल को हम कॉटन सॉइल भी कहते हैं, इसीलिए तो वहाँ पे ग्रो होती हैं। इसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं कि भाई इसको टेम्परेचर हाई चाहिए, ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर नहीं, लाइट रेनफॉल या इरिगेशन से ग्रो हो जाएगा, प्लस 210 दिन जो हैं वो ऐसे होने चाहिए जो ब्राइट सनशाइन हो और धुंध ना हो ज़्यादा, ठीक है, जाड़े के दिन ना हो, 210 जाड़े बिना के दिन चाहिए इसको अच्छे से ग्रो करने के लिए। इट इज़ अ खारिफ क्रॉप, requires 6 to 8 months to mature and bloom out into cotton buds। इस तरीके से कॉटन बर्ड्स होने के लिए मेच्योर होने के लिए इसको 6 से 8 महीने चाहिए, इसीलिए इसको खारिफ सीजन में सो कर दिया जाता है। बट इसको जो हार्वेस्ट करते हैं या इसका जब प्रोड्यूस स्टार्ट होता है तब आता है, तकरीबन अगर हम बात करें तो हमारा दिवाली के बाद से ये ब्लूम होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है। कौन कौन से स्टेट हैं? गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स में होता है, बट जहाँ पे हमें ब्लैक कॉटन सॉइल मिल जाता है प्लस टेम्परेचर कंडीशंस, रेनफॉल कंडीशंस मीट अप हो जाती है, वहाँ पे हम इसको ग्रो करते हैं। नेक्स्ट इज जूट, इसको हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, ठीक है। इट ग्रोज वेल इन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल्स, द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। फ्लड प्लेन्स यानी कि जहाँ हर साल बाढ़ आती हो और वहाँ पे हर साल सॉइल रिन्यू होती रहती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर कंडीशंस चाहिए जब इसको ग्रो किया जाता है। तो इसके मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, कनेक्ट करो फ्लड प्लेन से, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे हर साल बाढ़ आती है। मोटा मोटी देखो तो एवरी ईयर यहाँ पे फ्लड्स आते हैं और यहाँ पे सॉइल सारी वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है, ठीक है। तो मेजर प्रोड्यूसर्स भी यही हैं, बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय। यहाँ पे अगर हम बात करें तो गंगा नदी फ्लड्स जाती है, आसाम एंड मेघालय की ब्रह्मपुत्र है और उड़ीसा में हमारी महानदी आ जाती है, ठीक है। अभी इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो गनी बैग्स बनाने के लिए, हमारे ग्रेन स्टोर करने के लिए, मैट्स, रोप्स, यार्न्स, कारपेट और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हम जूट को यूज़ करते हैं। बैग्स बहुत फेमस हैं आजकल, मार्केट में ट्रेंडिंग है। फिर अभी इसको सबसे बड़ा जो कंपटीशन मिलता है दैट इज़ विद द नायलॉन। नायलॉन एक आर्टिफिशियल फाइबर है जो कम कॉस्ट पे बन जाता है, इतना इंटेंसिव फार्मिंग नहीं चाहिए, तो इसकी वजह से
फूड का जो कॉस्ट है एक तो हाई पड़ता है, लेबर इंटेंसिव है इसीलिए। तो नायलॉन के टफ कंपटीशन की वजह से ये अपना मार्केट लूज आउट कर रहा है, बट अगेन हम इसको हायर स्केल पे ले जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखो, ये सारी चीज़ें तो हम कर रहे हैं, हम फूड क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, नॉन फूड क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, हमारी डे टू डे जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फुलफिल कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमने रिफॉर्म्स यूटिलाइज करे हैं, कहीं ना कहीं हमने कुछ चेंज करी हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो कौन से टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमने करे हैं और ये रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई रिफॉर्म्स वर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो भाई सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड विदाउट कंपेटेबल टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन चेंजेस हैव हिंडर्ड द पेस ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बहुत भारी भरकम सेंटेंस है ना। तो अभी जैसे हमने बात करी थी एक इनहेरिटेंस की बात, ठीक है, क्या कि भाई राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जनरेशन दर जनरेशन प्लॉट ऑफ लैंड छोटा होता जाता और उसमें हम इंटेंसिव फार्मिंग करते जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा वेराइटी, हायर वेराइटीज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स इन सब का मार कर। तो भाई उसकी वजह से क्या होता है ना कि हमारा जो प्लॉट ऑफ लैंड की जो प्रोडक्टिविटी थी, जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होना चाहिए था, उसमें हमने जो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ क्रॉप यूज़ किया है, या अगर हम कहें हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, कहीं ना कहीं वो लैंड, जो प्लॉट ऑफ लैंड है उसकी सस्टेनेबिलिटी कम होती जा रही है। तो हमें एक सीरियस नोट पे ये टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। अब हमने उसमें क्या किया, इनिशियल जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे वो क्या था कि कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी। अभी ज़मींदारी की अगर हम बात करें कि भाई एक ज़माने में ये चलता था कि बड़े प्लॉट ऑफ लैंड गांव के मुखिया के पास रहता था, वो फार्मर्स लाइक वो लेबर्स को लाता था अपने खेत में काम करवाने के लिए वगैरह। तो उसकी वजह से क्या था ना, एक शोषण होता रहता था लेबर्स का, उनको बहुत ही कम रेट पे काम करना पड़ता था। तो पहले तो हमने इंस्टीट्यूशनल लेवल पे ये सारी चीज़ें ख़त्म, और क्या किया, लैंड रिफॉर्म को हमने एक 5 ईयर प्लान, 5 साल का, हर 5 साल में एक 5 ईयर प्लान आता है, ठीक है, उसमें हमने लैंड रिफॉर्म्स को फोकस आउट किया। बट इसमें लिमिटेशन क्या आई कि हम जो इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना चाहते थे, तो 1960s और 70s में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन पे वर्क किया। ठीक है, हमने लोगों को लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन पे काम किया, ज़मींदारों के पास से लेके हमने लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट किया, प्लस हमने लोगों को समझाया कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम किस तरीके से हमारे फार्म्स में अच्छा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, अच्छे तरीके से उसको हम यूटिलाइज करके ज़्यादा कमा सकते हैं। बट ये क्या हुआ ना, ये लिमिटेड हो गया टू सर्टन एरियाज़। फ्यू सिलेक्टेड एरियाज़ में ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ, कुछ एरियाज़ में इसका इम्प्लीमेंटेशन एज डिज़ायर्ड नहीं हुआ। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली हमारे फील्ड्स के साथ रिवॉल्व करता है, एंड वाइट रिवॉल्यूशन इज़ फॉर द मिलेज एनिमल्स, जो दूध देते हैं उन एनिमल्स के लिए हमने सफ़ेद क्रांति की बात करी है। ठीक है, तो 90s और 80s में आते आते जो कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे उसको भी हमने इनिशिएट किया, और यहाँ पे हमने दोनों इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स साथ में लेके चले। हमने क्या करा कि भाई अभी क्या होता है ना, एक फार्मर क्रॉप ग्रो करता है विच इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। ठीक है, जिस साल बारिश नहीं होती, क्रॉप फेल होता है, तो उसका पूरा साइकिल डिस्टर्ब होता है, उसकी फैमिली पूरी डिस्टर्ब होती है क्योंकि खाने पीने के लिए कुछ होता नहीं है। ठीक है,
तो कर्जा बढ़ता जाता है इनडायरेक्टली वो फार्मर पे। तो हमने उनको क्या दिया, क्रॉप इंश्योरेंस दी। किस चीज़ के अगेंस्ट, कि अगर भाई सूखा पड़ता है, ज़्यादा बारिश की वजह से आपका क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है, साइक्लोन की वजह से कोई आग लगा के चला जाता है, या कोई डिसीज अटैक होता है, तो आपके क्रॉप का इंश्योरेंस हम देंगे। क्रॉप का इंश्योरेंस मतलब आपने जितना इन्वेस्ट किया एक क्रॉप ग्रो करने में, आपका जो खर्चा है उसका कुछ परसेंटेज आपको रिटर्न। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, गांव-गांव में हमने बैंक्स और कोऑपरेटिव्स लगाए जो फार्मर्स को लोन देते थे, एग्रीकल्चरल लोन देते थे, ताकि फार्मर्स जो हैं वो पैसे एडवांस ले सके। अगर लास्ट ईयर क्रॉप फेलियर है, उनके पास पैसे नहीं है नेक्स्ट सीजन के लिए, वो बैंक से लोन ले सकते हैं, ग्रामीण बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया जाता था, और वो नेक्स्ट ईयर का क्रॉप ग्रो कर सके, अपना जीवन गुजार सके। इसमें एक किसान क्रेडिट कार्ड इंक्लूड किया गया, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम भी इंक्लूड करी गई, ताकि जो क्रॉप वो ग्रो कर रहे हैं उसकी उसको एक सिक्योरिटी भी मिले। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। आज भी वेदर कंडीशंस और एग्रीकल्चरल बुलेटिन्स, यानी कि आज पर्टिकुलरली क्रॉप के रेट्स पब्लिश होते हैं रोज़ाना, कि भाई ये क्रॉप का गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस जो रखा है वो ये है। ये सारे बुलेटिन्स आज भी फार्मर्स तक पहुंचाए जाते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जो है, ठीक है, कि आपका क्रॉप जो आपने ग्रो किया है, अगर है भाई जैसे कॉटन ले लो, तो उसका हर बार जो कॉटन ले जाते हैं जिन्स, वो एक मिनिमम प्राइस रिलीज करते हैं कि भाई पर केजी 8 रुपये 20 रुपये जो भी है वो डिफाइन करते हैं, और वो फार्मर्स तक आज भी पहुंचाया जाता है थ्रू हमारे डिफरेंट टेलीविज़न एंड रेडियो प्रोग्राम्स के थ्रू। स्पेशली दूरदर्शन जो किसान डीडी किसान करके एक चैनल आता है, उस पर प्रोड्यूस एक उस पर अनाउंस करता है, ठीक है। फिर भूदान ग्रामदान मूवमेंट, विनोबा भावे जी जो कि स्पिरिचुअली महात्मा गांधी जी से इन्फ्लुएंस हुए हैं, और गांधी जी के मरने के बाद आफ्टर द मार्टरडम ऑफ गांधी, विनोबा भावे ने पद यात्रा शुरू की थी गांधी जी का मैसेज कन्वे करने के लिए पूरे इंडिया में। उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर इंडिया का डेवलपमेंट होना है तो वो छोटे छोटे गांवों से होगा। उन्होंने भूदान और ग्रामदान, यानी कि भूमि का दान, गांव को दान दे दे के या गांव के लिए दान इकट्ठा करके उन गांव को डेवलप कराया। ही बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ ग्राम स्वराज, ठीक है। छोटे छोटे गांवों को डेवलप करेंगे तब इंडिया जाके एक डेवलप्ड नेशन बनेगा। ये विनोबा भावे जी का थिंकिंग था, ठीक है। इंसिडेंट ऑफ पुंज पाम्पली आंध्र प्रदेश हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है बहुत अच्छे से, जहाँ पे कुछ पुअर लैंडलेस विलेजर्स जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं थोड़ा प्लॉट ऑफ लैंड फॉर देयर सोशल वेलबींग। यहाँ पे बेसिकली जिनके पास ज़मीन नहीं थी वो ज़मीन मांगते हैं, किस तरीके से वो अपना गुजारा कर सके उसके लिए। तो श्री रामचंद्र रेड्डी वो खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी 80 एकड़ ऑफ ज़मीन रीडिस्ट्रीब्यूट करी अमंग 80 लैंडलेस विलेजर्स। उन्होंने भूमि का दान किया था, ठीक है। तो उनकी जो 80 एकर्स ऑफ ज़मीन थी उसको उन्होंने 80 लैंडलेस विलेजर्स को दे दिया था। कौन थे ये? श्री रामचंद्र रेड्डी, ठीक है। वैसे ही कुछ जमींदार्स ने भी अपना जो लैंड था, ठीक है, कुछ गांव थे जिनके पास जमीन नहीं थी उनको दे दिया, ठीक है, ग्रामदान किया।
तो भूदान ग्रामदान को हम बेसिकली ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पे कोई खून खराबा नहीं हुआ था, बिना खून खराबे के प्रेम से दी हुई चीजें थी, दान में दी हुई चीजें थी। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर को हम प्राइमरी सेक्टर में गिनते हैं। बेसिकली एक नेशन की इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट और उसके आउटपुट के बेसिस पे एग्रीकल्चर को हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्री है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो इंडिया की जो जीडीपी है, यहाँ पे ये इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, ऐसा हम कहते हैं कि भाई इनका शेयर जो है जीडीपी में कम है। बट अगर हम बात करें जो 2011 में अगर हम बात करें कि 54.6% ऑफ टोटल वर्कफोर्स जो हमारा था वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में एम्प्लॉयड था। एम्प्लॉयमेंट देने में एग्रीकल्चर सेक्टर आगे है, बट उससे जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे जीडीपी में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। हमारे लिए एक चिंता की बात है, मैटर ऑफ कंसर्न है। क्यों ऐसा है कि भाई जो भी डिक्लाइन है, एनी डिक्लाइन एंड स्टेगनेशन इन द एग्रीकल्चर, वो कहीं ना कहीं हमारे बाकी सारी इकोनॉमिक सेक्टर्स पे और हमारी सोसाइटी पे डिपेंड करेगा, इफेक्ट करेगा। जैसे हम अगर यहाँ पे देखें टेबल जो दिया है हमारी टेक्स्ट बुक में, तो एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो इतना ज़्यादा नहीं है जितना इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का है। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है ना, हमारी जीडीपी तो बढ़ रही है बट एग्रीकल्चर सेक्टर की वजह से नहीं बढ़ रही। तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स लिए हैं। एग्रीकल्चर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है, बट उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़े हैं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसंट्रेटेड एफर्ट्स टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज बनाने के लिए लोग एग्रीकल्चर में इतना क्यों नहीं आ रहे हैं कि भाई बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जैसे क्रॉप फेलियर हो गया, लोग आके जला जाते हैं दुश्मनाहट में, या हम कहें जो वेदर कंडीशंस वेरी करते जा रही हैं उसकी वजह से। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एफर्ट्स डाले मॉडर्नाइज करने के। उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसोर्स सेटअप किया, सबसे पहली चीज ICAR इस्टेब्लिश करा। उसके अंदर स्टडी करी गई इंटेंसिवली, रिसर्च वर्क किए जाते हैं, क्रॉप की वेराइटी में अच्छा प्रोड्यूस मिलता है, उसको मार्केट में कितने प्राइस में रिलीज करना, वो सारा काम ICAR करती है। उसके अलावा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को ये समझाया गया कि भाई किस तरीके से एग्रीकल्चर भी एक ब्राइट फ्यूचर है। खाली इंजीनियरिंग डॉक्टरी पढ़ के हमारा गुजारा नहीं हो सकता, जीवन में खाली 4 प्रोफेशन काम नहीं आते। ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप कर हमने उनको समझाया कि क्या क्या वेरिएशंस के साथ हम किस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे जो प्राइमरी सेक्टर है जिस पे हमारा सर्विस सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंड करता है बहुत लार्ज स्केल पे, उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। वेटरनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, ठीक है, हमारी जो भी वेटरनरी सर्विसेज हैं या हम कहें कि डेयरीज हैं, उनको इम्प्रूव करा हमने। उसके साथ साथ एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स भी हमने खोले और लोगों को उसमें लोन वगैरह देना शुरू किया, तो लोगों ने वो भी चीज़ें बढ़ाई। फिर आता है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, यानी कि फ्रूट एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन एट अ कमर्शियल लेवल, वो हमने लोगों को समझाना शुरू किया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मीटियोरोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट, आज आपको एक सटीक वेदर फोरकास्ट मिलता है, टेम्परेचर आपको गूगल रोज़ बताता है कि हाँ आज क्लाउडी वेदर है या आज क्लियर स्काइज हैं आपके पर्टिकुलर लोकेशन। तो उसके लिए भी हमने रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करे। प्लस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह
एक जो नेटवर्क होता है रॉ मटेरियल को मार्केट तक लाना या रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक ले जाना, उसको भी हमने बहुत अच्छे लेवल पे इम्प्रूव किया। ठीक है, तो हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एग्रीकल्चर जो पीछे चल रहा था, एग्रीकल्चर सेक्टर जो पीछे बैकवर्ड जा रहा था, उसको आगे लाने के लिए हमने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी कंडीशन क्या है कि ग्रोथ रेट जो है वो सफिशिएंट है, बट उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती इतनी ज़्यादा। तो हमने क्या किया कि भाई इंडियन फार्मर्स को एक सिक्योरिटी दी। अभी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज क्या बनता है कि भाई हमारे यहाँ जो क्रॉप हो रहा है या हम जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट में एक कंपटीशन फेस करना पड़ता है। इंटरनेशनल मार्केट में उससे अच्छे प्रोड्यूस मिल जाते हैं तो इंडियन फार्मर्स को मोटा मोटी इतना फ़ायदा नहीं होता। तो हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे रिडक्शन किया, जिससे कंपटीशन तो अच्छा बढ़ा। ठीक है, कंपटीशन तो अच्छा बढ़ता है मार्केट में, बट जब हम इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम करते हैं तो हमारी वैल्यूएशन, हमारे प्रोडक्ट की जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं हम इम्प्रूव करते हैं। प्लस हमने पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर जो थे उसको रिड्यूस करके सब्सिडीज देना जो देते थे फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को, फर्टिलाइजर परचेज करने के लिए, वो थोड़ा बहुत कम कर दिया। रेट ऑफ फर्टिलाइजर जो था वो कम किया। तो क्या है ना, अल्टीमेटली हमको जो एग्रीकल्चर से या जो प्रोड्यूस से फ़ायदा होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, वो हमने बढ़ा दिया। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। देखो लोग ऐसा था, कुछ लोग क्या करते थे कि इन्वेस्ट करते थे, ज़्यादा पैसे लगाते थे फार्मिंग इंडस्ट्री में। ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है ना, वो पैसे नहीं लगा रहे। पैसे लगाना यानी क्रॉप ग्रो करने के लिए इंटेंसिव टूल्स वगैरह यूज़ करना, अभी वो नहीं कर रहे। तो उससे क्या है ना कि एम्प्लॉयमेंट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो कम होता जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक बर्डन बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिया में। ठीक है, और उसके साथ साथ जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, नया फिनोमेना तो है नहीं ग्लोबलाइजेशन, बट उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हुए, उसके उसके कुछ अच्छे इफेक्ट्स हुए, कुछ चैलेंजेस जो हैं हमने फेस करे। बट ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली अगर हम 90s की बात करें तो इंडियन फार्मर्स के लिए एक नया एक्सपोजर था, नया चैलेंज था। कैसे कि भाई हमारे पास जैसे इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स हैं हमें, बट इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो जो डेवलप्ड कंट्रीज में प्रोडक्ट हो रही हैं उसके कंपटीशन में नहीं उतर पा रहे। ठीक है, उसके कंपटीशन में नहीं उतर के हम एक लोअर लेवल में आ जाते हैं। हमारा जो क्रॉप है वो इतना हाई यील्डिंग नहीं है, या हम कहें हमारा जो क्रॉप है वो इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कंपटीशन जब बढ़ जाता है और हमारे क्रॉप को हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते, तो अ, हमारा क्रॉप मार्केट में इतना डिमांड में नहीं आता। तो अल्टीमेटली जो क्रॉप प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे देश में तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, बट इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड आउट नहीं कर पा रहा है। तो हमारा जो हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर था, और लाइक हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज दी जाती है और दूसरे देशों में जो दी जाती है उसमें बहुत वेरिएशन है। ठीक है, तो उसकी वजह से एक गैप बनता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को एक मिक्स्ड इम्पैक्ट दे रहा है। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर एक ऐसे पड़ाव पे है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ गई है, इनकम कम है, लैंड साइज कम है, बट क्या करा जाए कि हमें क्रॉप तो ग्रो करने पड़ेंगे, हमारे लोगों का तो हमें पेट भरना पड़ेगा। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे जो प्रोमिसेस करे गए थे वो अभी कहीं दिखते नहीं हैं।
आप अगर बात करें देखें तो पिछले कई सालों में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं रिगार्डिंग जो छोटी छोटी बेनिफिट्स मिलते थे। बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ द सब्सिडी, लोन्स रीपे नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन एग्रीकल्चर को इफ़ेक्ट कर रही हैं। इसका कुछ सॉल्यूशन हमें ढूंढना है, पर किस तरीके से क्या इम्प्रूवमेंट करें हम हमारी कंडीशंस में, हमारे वर्कर्स की, क्या हम कहें जो मार्जिनल लेबर्स हैं हमारे, जो प्रोड्यूस और जो स्मॉल फार्मर्स हैं, वो हमें देखना है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली अगर हम बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन इज यूजिंग ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स वगैरह। तो जो सीड्स हैं उसमें उनके जीन, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम जेनेटिकली इम्प्रोवाइज करें, जेनेटिकली वो सीड्स को इम्प्रूव करें और उसको हम जीन रिवॉल्यूशन के नाम से आगे बढ़ाएं। प्लस ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट नहीं करने वाला नेगेटिव वे में, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो फार्मिंग मेथडोलॉजी है उसी को इम्प्रूव करेगा। और इंडियन फार्मर्स को जो क्रॉपिंग पैटर्न है, यानी कि सीरियल से हाई वैल्यू क्रॉप्स तक जाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। हम इंटेंसिव फार्मिंग करते हैं, ठीक है, हम 12 महीने क्रॉप्स लेते हैं, बट आपको जो क्रॉप रोटेशन करना है, किस क्रॉप के साथ कौन सा क्रॉप ग्रो करना है जो हमारे सॉइल और एनवायरनमेंट को डिग्रेड नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें भी ध्यान रखनी है। अगर आपको इनकम बढ़ानी है तो हमें एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम करना है, ठीक है। हम अगर एग्रीकल्चर से ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारे एनवायरमेंट में जो हम डिग्रेडेशन कर रहे हैं उस पे वर्क करना है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह पे हमें ज़्यादा फोकस आउट करना है। ये कुछ प्लांट्स हैं जो अगर हम ग्रो करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह रिप्लेनिश करने में काम करते हैं, जैसे कि जट्रोफा हो गया, जजोबा हो गया। ये ऐसे सीड्स हैं या ये ऐसे प्लांट्स हैं जिसका बहुत ज़्यादा रोल होता है हमारी सॉइल एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रीस्टोर करने के, ठीक है। तो ये है बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा एग्रीकल्चर चैप्टर, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बट यहाँ पे आपको इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन समझना है, मेजर क्रॉप्स जो हैं वो याद रखने हैं, हमारी क्रॉपिंग सीजन्स याद रखनी, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है, वो सारी चीज़ें याद रखनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर।